हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट और बना रखे हैं। ये वीडियो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मैंने बना रखे हैं, इनकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, वो जरूर देख लेना। आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। बाकी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संबंध में फलन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने। सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे फंक्शन जो हमारा जा रहा है प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, और अगर x आप विषम लेते हो तो ये फलन है, और अगर सम लेते हो तो ये फलन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसे ऑब्जेक्टिव में भी डाल दिया है और इसे सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़े नंबर में भी आता है ये प्रश्न। सो देखो हमारे पास फलन क्या है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। यहाँ पर सारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसके पास सारा प्राकृतिक है, इसके पास सारा प्राकृतिक है, ठीक है। तो देखो अगर इसके पास 1 2 3 4, इधर भी है 1 2, सारा है नंबर इसके पास भी, और भी चल रहे हैं। सो कह रहे हैं अगर आप x विषम लेते हो तो फलन क्या है, जैसे x 1 है, विषम है, तो फलन क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। x की जगह पर 1 रखोगे, 1 + 1 क्या देगा आपको, 1 रखने पे आपको 2 मिलेगा। और जब आप सम रखते हो तो x - 1 है, ठीक है। तो x की जगह से सम रखा, 2 रखा, तो 2 में से कम करेंगे हमें 1 मिलेगा। 3 रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा, 4 रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो एक इनपुट है, ठीक है ना, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। एक इनपुट जब एक ही आउटपुट देता है तो क्या होता है, वो एकाकी होता है। सबसे पहली बात, एकाकी तो हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे आच्छादक। ये आच्छादक भी है। आच्छादक क्या होता है कि सह प्रांत में जितने भी अवयव बैठे हुए हैं, इन सभी का प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद होना चाहिए। तो देखो जैसे 1 का प्रतिचित्रण क्या है, हमारे यहाँ पर 2 है, 2 का प्रतिचित्रण क्या है, 1 है, 3 का क्या है, 4 है, ठीक है, 5 का क्या है, 3 है। ऐसे कुछ ना कुछ इधर जो बैठे हुए उनका कुछ ना कुछ इधर मिल जाएगा, और जब मिल जा रहा है तो क्या है भाई, आच्छादक है। तो ये एकाकी भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा, ठीक है। एकाकी भी है और आच्छादक भी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे पूर्णांकों का समुच्चय 2 पर संबंध हमें दे रखा है कि x y में एक ऐसा संबंध है कि अगर हम x में से y घटाते हैं तो 1 के 1 से छोटा होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 या 2022 में। तो ये कैसा क्वेश्चन होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम देखें इसको, मैंने आज भी क्वेश्चन मॉडल पेपर पे कराया था। इसका आंसर बता देता हूँ, ये होगा सममित और संक्रामक नहीं होगा, शौतुल्य और सम्मित हो जाएगा। संक्रामक नहीं होगा, है ना। कुल मिला के देखो, अगर मैं शौतुल्य चेक करूं बच्चों, शौतुल्य क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ, है ना। खुद का संबंध खुद के साथ है। जैसे x और x ले लिया, अगर r में है तो क्या होना चाहिए कि इसके जगह पे भी x आएगा और इसके जगह पे भी x आएगा। रखो, x में से x घटाओ, क्या आ गया, 0। 0 का मॉडुलस क्या होता है, 0। 0 1 से छोटा है, बिल्कुल है, कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, तो ये स्वतुल्य हो जाएगा। स्वतुल्य हो गया। अब आ जाओ सम्मित चेक करो। सम्मित, अगर हम सम्मित चेक करेंगे, सममित, तो सम्मित के लिए केस क्या होता है, अगर जैसे x का संबंध हम y में ले लेंगे, x y अगर हम r में लेते हैं, तो प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि जो x - y है ना, वो 1 से छोटा है, ठीक है। कंडीशन अगर हम ये लेके चलेंगे तो प्रश्न में ही बोल रखा है अगर x का संबंध y के साथ है तो ये चीज होगी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना, y ओबनिश ले लेता हूँ, सॉरी नेगेटिव ओबनिश लेता हूँ। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। और ये मापांक है, मापांक फलन क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। अगर y - x < 1 है तो इसका सीधा मतलब है कि y का संबंध किसके साथ है बच्चों, x के साथ है। x का संबंध y के साथ है, y का संबंध आपने x में दिखा दिया, तो ये क्या है, सम्मित भी है। तो ये स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है। संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। करके देख लेना। जैसे अगर मैं चेक करके दिखाऊं, अगर x का संबंध, यदि x का संबंध आप y में लेते हो तो आपके पास क्या होता है, डिटेल में करवा दे रहा हूं, x - y < 1 होगा प्रश्न के अनुसार। y पे खत्म हो, y से शुरू करो। यदि y का संबंध आप z में लेते हो, ठीक है, y का संबंध z में लेते हो तो क्या हो जाएगा, y - z < 1 हो जाएगा। हमें x का संबंध z में देखना है कि नहीं,
तो यहाँ देखो समीकरण 1 और 2 को हमें जोड़ देना होता है। क्या करना होता है? जोड़ना होता है बच्चों। तो जब जोड़ेंगे प्लस का वाई माइनस का वाई कटेगा, यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस जेड, लेकिन यहाँ 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमें तो 1 चाहिए था, तो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए संक्रामक नहीं होगा। ये क्या होगा बच्चों? स्वतुल्य होगा और सम्मित होगा, संक्रामक नहीं होगा। देखो जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है, जिसने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की है, उसके लिए तो सर के ऊपर से जा रहा होगा। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाया है, मेरी वीडियोस देखें, तो आपको सारा कुछ आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि फलन आपका R से R में जा रहा है और फलन आपको दे रखा है 3x के बराबर। कैसा फलन होगा ये आपको बताना है। देखो R से R में जा रहा है, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास भी पूरी वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये हमारा x है और ये हमारा y है। प्रश्न में y दे रखा है 3x के बराबर। जैसे x की जगह पे मैंने -1 रखा, तो 3 × -3। अगर 2 रखूंगा, 2 × 3 = 6। अगर मैं 1 रखूंगा, 1 × 3। तो देखो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, एक ही तो हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अच्छा तक के देखो कि यहाँ देखो कुछ भी आप रखोगे ना, कुछ भी रखोगे तो उसका इधर जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ 3 का प्रतिचरण 1 है, 6 का 2 है, 3 का -1 है, तो यहाँ कुछ भी हम रख रहे हैं, एक भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए इसमें। सह प्रांत का एक भी अगर खाली छूट जाता है तो फिर वो आच्छादक नहीं होता है, ये आप जानते हो ना। तो हर एक चीज का यहाँ प्रतिचित्रण जरूर मिल रहा है, कोई खाली नहीं छूट रहा है इधर, ठीक है। तो ये आच्छादक भी हो जाएगा। तो ये एकाकी और आच्छादक दोनों है, ठीक है। अभी ऐसा क्वेश्चन लूंगा जो आच्छादक एकाकी नहीं होगा, ऐसे प्रश्न भी मैंने लिए हैं, टेंशन मत लो। कह रहे मान लीजिए कि ये समुच्चय है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है और लगातार पूछा भी जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि ये जो है वो b-2 के बराबर है। ये हमारा क्या है बच्चों? b-2 के बराबर है, और जो b का मान है वो 6 से बड़ा लेना है आपको। 6 से बड़ा मान देखो यहाँ ऑप्शन में आ जाओ, 8 है, 6 से बड़ा ही लेना है, ठीक है। तो a b की जगह पे 6 से बड़ा 8 रख दिया, तो a का मान क्या आ गया? 6। a, b है, तो a की जगह पे 6 और b की जगह पे 8, तो 6,8 r में होगा। 6,8 r में होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। इस वीडियो में तो उतने क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ ना बच्चों, वो वीडियो जरूर देख लेना MCQ, क्योंकि क्वेश्चन अगर उनको देख लेते हो तो मस्त फोड़ के आओगे बोर्ड एग्जाम में, ये भी और वो भी मिलाकर। अब ये प्रश्न है, ये एकाकी और आच्छादक है कि नहीं है? देखो जैसे ये वाला प्रश्न है, x की घात 3 है ना, पूछा गया है, एकाकी तो हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा। देखो कैसे, ये x है, ये y है, y हमारा क्या है? x की घात 3 है, इसके पास पूरा का पूरा r है और इसके पास पूरा का पूरा r है। देख पा रहे हैं यहाँ पर? जैसे यहाँ पर मैं अगर 1 रखूंगा, 1 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 1, -1 रखूंगा, -1 की पावर 3 -1, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। मतलब एक इनपुट एक आउटपुट दे रहा है, एकाकी है, आच्छादक भी हो जाएगा, ठीक है, आच्छादक भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी रखोगे यहाँ इसका मिल रहा है प्रतिचित्रण, तो ये आच्छादक हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं x³ की जगह में अगर x² कर देता, fx बराबर मैं अगर x² कर दूंगा ना, तो यहाँ पर बात पूरा चेंज हो जाएगा। फंक्शन हमारा r से r में जा रहा है, अगर मैंने फंक्शन x² कर दिया है ना, अब बताओ ये क्या होगा? इसके लिए बताओ क्या होगा? ये एकाकी होगा क्या? ये आच्छादक होगा? बताओ क्या ये एकाकी आच्छादक होगा? काफी शानदार क्वेश्चन है। इसके पास पूरा r है, इसके पास भी पूरा r है, ये x है, ये y है, y हमारा x² है। देखो मैंने 1 लिया, 1 का वर्ग करोगे यहाँ रखोगे, 1 का वर्ग 1 होता है। -1 लिया, -1 का वर्ग करोगे वो भी 1 होता है। तो दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है, तो ये एकाकी नहीं होगा। इस केस के लिए एकाकी नहीं होगा भाई, ठीक है। अब आ जाओ आच्छादक में। आच्छादक के लिए क्या होता है? fx को y मान लेते हैं, x² है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √y हो जाएगा, x बराबर √y हो जाएगा। अब एक ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। सो यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों? ये हमारा y होता है और ये हमारा x जो है √y के बराबर है। आप कहोगे सर हो तो जाना चाहिए, अच्छा क्या दिक्कत है? अभी देखो
आर है ना, इसके पास वास्तविक संख्या है। एक छोटा सा नंबर लूंगा, मैंने ले लिया -2। -2 आर में उपस्थित है, बिल्कुल है भैया, आर के पास है। तो -2 एक्स बराबर क्या है, माइनस के अंडर रूट वाई है ना सूत्र में, माइनस के मैंने रख दिया अंडर रूट 2। क्या माइनस के अंडर रूट 2 वास्तविक संख्या है? नहीं है। -2 कुछ भी अंडर रूट के अंदर माइनस होता है तो वो होता है काल्पनिक। इसके पास वास्तविक संख्या है, काल्पनिक तो है नहीं, तो ये आच्छादक नहीं होगा। एक का भी अगर छूट गया तो उसका नहीं होता, वो आच्छादक नहीं होता है। इसमें तो अनगिनत भरे पड़े हैं, इनका छूट जाएगा, तो ये आच्छादक भी नहीं है। ना तो ये क्या किया, ना ही आच्छादक है ये फंक्शन। कितना फर्क है। अगर यही x की पावर 4 कर दूं फिर भी ये क्या कि आच्छादक नहीं होगा। जब जब पावर में सम संख्या आएगी तब तक ये क्या कि आच्छादक नहीं होगा, विषम संख्या आएगी तो हो जाएगा एक की आच्छादक। ठीक, शॉर्ट ट्रिक। तो ये वाला x की पावर 4 ये ना तो एक की है और ना ही आच्छादक है। आंसर क्या होगा, ना तो एक की है और ना ही आच्छादक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, ठीक, कह रहे हैं एक्स से वाई में एक ऐसा संबंध है कि एक्स और वाई जेड से आ रहे हैं, जेड मतलब पूर्णांक से आ रहे हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 या 4 से छोटा है, जेड पर परिभाषित एक संबंध है। तो इसका परिसर क्या होगा? परिसर जो होता है वाई वाला परिसर होता है, वाई वाला क्या होता है, परिसर, और एक्स वाला क्या होता है बच्चों, प्रांत। तो देखो एक्स और वाई दोनों जेड से आ रहे हैं, तो वाई का मान कुछ भी लो और उसका वर्ग करें तो 4 से छोटा आना चाहिए, वो ले लो। तो y का मान अगर हम 0 लेंगे, 0 का वर्ग करेंगे छोटा, +-1 लेंगे तो भी वर्ग करेंगे 4 से छोटा आएगा, +-2 लेंगे तो भी वो छोटा ही आएगा, 4 या 4 छोटा आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिना हल किए। बेसिक चीजें हैं, ये चैप्टर कक्षा 11 में भी है, 11 में भी पढ़ा है आपने, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, बेसिक चीजें हैं। अगर यही नहीं पता तो फिर तो सारा मामला बेकार है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये जो समुच्चय दे रखा है 1 2 3, ठीक है, ये समुच्चय 3 पद है, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। जितने पद समुच्चय में दिए होते हैं उनका खुद के साथ अगर हो तो वो स्वतुल्य होता है। तो ये दिया गया फलन स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य हो गया है। उसके बाद देखो 1 का 2 के साथ है लेकिन 2 का 1 के साथ नहीं है, यानी कि ये सममित नहीं है, सममित भी नहीं है, स्वतुल्य है, संक्रामक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि संक्रामक के लिए और भी पद चाहिए होते हैं जो कि है नहीं। तो ये सिर्फ ये है, स्वतुल्य है। 4 ऑप्शन है, एक ही सही होगा, स्वतुल्य। स्वतुल्य कैसे, खुद का खुद के साथ है ना, जितने पद है यहाँ पर देखो सबका खुद का खुद के साथ है, तो ये स्वतुल्य हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो परिमित समुच्चय ए और बी, परिमित मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ अवयव जरूर है, कि ए में कितने हैं, ए के अंदर जो अवयव है वो m है और बी के अंदर जो अवयव है वो n है। तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, संबंधों की संख्या पूछ रहे हैं, तो ऐसा संबंधों की जगह फलन भी पूछ सकता है। तो देखो जो सूत्र होता है 2 की पावर ए में कितने हैं अवयव, m है, और बी में कितने अवयव है, n है, तो इनकी गुणा हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर m इंटू n हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं देखो ए में 3 अवयव है, बी में भी 3 अवयव है, ए से बी में कौन सा फलन होगा ये आपको बताना है, ठीक है। फलन क्या होगा, देखो पहले वाले का चित्र बना के देखते हैं, ठीक है, पहले वाले का चित्र बनाते हैं। 1 ने मुझे 2 दिया और 1 ने मुझे 3 दे दिया। अच्छा, एक इनपुट 2 आउटपुट कभी नहीं दे सकता, ये तो यहीं पे पता चल गया, ठीक है, कि ये भैया फलन नहीं होगा। अगर एक इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है तो वो कभी फलन नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, देखो यहाँ पर 1 है, 1 ने मुझे 3 दिया और 2 ने मुझे 4 दिया, लेकिन इधर जो 3 बैठा है और उधर जो 4 बैठा है, सॉरी 3 और 4 हो गए ना, 2, ये खाली छूट गए, ये खाली छूट गए, तो ये भी फलन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ आ जाओ, 1 मुझे 3 दे रहा है, 2 मुझे 2 दे रहा है और 3 मुझे 3 दे रहा है। एक इनपुट एक आउटपुट, सबका तालमेल है एक दूसरे के साथ, और एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, कोई खाली नहीं छूट रहा है, सबका प्रतिचित्रण मौजूद है, तो ये वाला फलन होगा, बाकी वाला फलन नहीं होगा, ठीक है। अगला डी का बना के देखें चित्र, देखो 1 मुझे 2 दे रहा है, ठीक है, 2 मुझे 3 दे रहा है, 3 मुझे फिर से 2 दे रहा है। देखो 2 डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है, चलेगा,
लेकिन 3 मेरे को फिर 4 भी दे रहा है, ठीक है। एक 3 मेरे को 2 भी दे रहा है, 3 मेरे को 4 भी दे रहा है। तो एक सिंगल इनपुट 2 आउटपुट नहीं दे सकता। 2 इनपुट सेम आउटपुट दे सकते हैं, लेकिन एक सिंगल इनपुट 2 आउटपुट अगर दे रहा है तो फलन नहीं होगा। तो ये भी फलन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ सी ऑप्शन सही है। अब आ जाओ, कह रहे ए में इतने हैं, बी में इतने हैं, एक्स से वाई तक फलनों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। एक्स से वाई में जाना है, ठीक है, एक्स से वाई में जाना है। वाई में कितने अवयव हैं? 2। एक्स में कितने अवयव हैं? 3। पावर में लग जाएगा, 2 की पावर 3, अंदर आ जाएगा 8। नेक्स्ट कह रहे वाई फंक्शन हमारे पास है, एक्स से वाई में जा रहा है, एक आच्छादक फलन है। यदि केवल फंक्शन का परिसर क्या होगा? देखो ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो फलन जा रहा है इसके बीच में, और आच्छादक पहले ही बोल दिया है, आच्छादक पहले ही बोल दिया है। सो आप जानते हो आच्छादक होने पे क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी अवयव है, ठीक है, उन सभी का प्रतिचित्रण यहां मौजूद होता है एक्स में। आच्छादक होने पे यानी कि इसके अंदर ये जो अवयव है, ठीक है, और ये जो अवयव है, ये सारे इसके अंदर उपस्थित होते हैं। कुछ इमेज दे रहे हैं ना, तो सही मायने में आच्छादक बोला है ना, तो क्या होगा, एक्स और वाई का ये क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट आता है, तो इंटरसेक्शन वाला लग जाएगा। एक्स इंटरसेक्शन वाई के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में देखो, जो आपका टेबल है, ठीक है, मुख्य मान, शाखा, परिसर, जो फॉर्मूले हैं, ये एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव में, और मुख्य मान निकालने के छोटे छोटे मुख्य मान निकालने के लिए आ जाते हैं 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में। मैंने क्वेश्चन रखा है, सिर्फ एक ही रखा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है। बच्चे क्या करते हैं, सर कॉस इनवर्स कॉस काट दिया, 7π/6 आंसर होगा। ऑप्शन में 7π/6 दे भी रखा है, बच्चे इस पर टिक मार के चले आते हैं कि भैया ये सही है। ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान, शाखा, परिसर होता है वो 0 से पाई होता है। जो आपका आंसर आना चाहिए वो इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए। 7π/6 पाई से बड़ा हो जाएगा, भाग देखो 7 पाई को 6 से भाग दो, 1.1 पाई समथिंग आ रहा होगा, 1 से ज्यादा आ रहा होगा। इसके पास तो 1 ही पाई तक है, 0 से पाई तक है ना, पाई से बड़ा हो गया तो ये तो रेंज से बाहर चला गया, ये आंसर नहीं होगा। जब भी रेंज से बाहर आ जाता है तो हमें तोड़ना फोड़ना पड़ता है, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, तोड़ना फोड़ना पड़ता है। तो यहाँ हमारा कॉस इनवर्स है, ये हो गया कॉस, तो इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस π/6, 7π/6 को। और आपको पता है कॉस पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस के कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पर क्या, π/6, कॉस इनवर्स माइनस के कॉस π/6, ठीक। और यहाँ पर अगर तुम सोचोगे कि माइनस कर दूंगा, तो ये जो रेंज है वो प्लस में है, माइनस में नहीं है, तो ये भी रेंज बाहर जा रहा है, तो इसको प्लस में लिखना पड़ेगा। आपको पता होगा कि कॉस माइनस थीटा जो होता है उसे हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, π/6। हल करो, यहाँ पर है कॉस इनवर्स, ये हो गया कॉस, 6 पाई में से पाई घटाओगे 5 पाई आ जाएगा, 5π/6। इससे ये हट गया बच्चों, यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 5π/6। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर आते हैं, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहे एक्स और वाई का मान बताइए क्या होगा। देखो 2 मैट्रिक्स बराबर है, ये चीज और ये चीज बराबर होगी, तो 5 किसके बराबर है, y-2 के, तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो y का मान आ गया 7, y का मान 7 आ गया, ठीक है। और 3x + 7 0 के बराबर है, 3x + 7 किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक, माइनस का 7 हो गया, x का मान आ जाएगा -7/3, x का मान -7/3 और y का मान 7, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि ये वाला
ए प्लस ए डैश आई के बराबर हो, देखो लगातार पूछा जा रहा है, तो अल्फा का मान क्या होगा? ए हमारे पास क्या है? कॉस अल्फा, और ये है साइन अल्फा, फिर यहाँ पर है साइन अल्फा, और यहाँ है कॉस अल्फा प्लस ए डैश। ए डैश क्या हमारे पास? ए डैश हमारे पास देखो, जो पहला वाला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और जो दूसरा वाला रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये किसके बराबर है? आई डैश आई के बराबर है। ओके, अब संगत पद को जोड़ दो, कॉस अल्फा, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। आगे हल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आई क्या होता है? 1 0 0 1, दो मैट्रिक्स बराबर है, संगत पदों की तुलना कर दोगे, 2 कॉस अल्फा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, समय की बचत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेवकूफ़ी की तरह ये आगे हल मत करने लग जाना, फायदा नहीं है उसका। 2 गुणे में है, इधर की बट्टी में आ जाएगा, इधर कॉस है बराबर, इसका मान भी कॉस में सोचो, कॉस 60 का मान होता है, कॉस से कॉस हटा, अल्फा का मान आ गया 60 डिग्री, 60 बोले तो π/3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे ये और बी क्रमशः पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर है, तो ए बी का मान क्या होगा? देखो, ए हमारे पास है पी क्रॉस क्यू और बी हमारे पास है क्यू क्रॉस आर, तो जो ए बी होगा इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में बराबर होना चाहिए, तभी गुणा संभव है। यहां से बचेगा पी और यहां से बचेगा आर, आंसर होगा पी क्रॉस आर। ए बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा पी क्रॉस आर। कह रहे एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो ये चीज इसका मान क्या होगा? ओके, खोल देंगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 3ab प्लस ए प्लस बी, ठीक। सो आई की पावर कुछ भी हो आई होता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर गुणा ए, ठीक है, आई इंटू ए आ जाएगा और गुणे में आई, और आई इंटू 3a इंटू ए, 3a स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? ए लिख सकता हूँ, यहां से आ गया 3a, ए गुणा कुछ भी हो ए होता है ना, और इसके जगह पे मैं ए रख सकता हूँ। अरे भयंकर, 7i भी तो है इस तरफ, 7i, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, जिसकी जगह मैं ए रख सकता हूँ, 3i 6 और 1 7, 7i से 7i कटा, क्या बचा? सिर्फ i बचा, तो आंसर आ जाएगा i। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। सारणिक एक वर्ग अवयव है, सारणिक एक अवयव से संबंध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या है। सी स्टेटमेंट पूरा परफेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सारणिक जो होती है एक वर्ग अवयव होती है और वो एक संख्या को देती है हमें, ये हमें हमारा उत्तर मिल। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं x बराबर 4t है, y बराबर 4/t है, तो dy/dx का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर पैरामीटर हमारा x है, पैरामीटर हमारा क्या है? x है, तो ये हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा dx में dt, ठीक। तो अगर हम x हमारा क्या है? 4t है, अवकलज करोगे तो dx/dt क्या हो जाएगा? 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का अवकलज 1, 4 आ जाएगा, तो ये ऊपर आ गया 4। फिर देखिए y हमारे पास क्या है? 4 गुणे में 1/t, ठीक है ना, तो इसका अवकलज करोगे dy/dt, 4 कांस्टेंट बाहर, 1/t का अवकलज क्या होता है? -1/t², तो ये आ जाएगा -4/t², बट्टे ऊपर गुणे में आ जाएगा, 4 से 4 कटा, -t² आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पाद x की इकाई, देखो ये हमें Rx दे रखा है, हमसे बोला सीमांत निकालो। सीमांत क्या करते हैं कि भैया जो भी हमें Rx दे रखा है उसको एक बार अवकलज करना है और x के जगह पे जो भी आपको मान दे रखा है वो मान रख देना है। तो यहाँ गुणा करेंगे, 8x पहले अवकलज करेंगे,
3 दूनी 6, x 36, x का अवकलज 1 होता है और 5 का अवकलज कांस्टेंट है 0, 6। और हमें सीमांताएं निकालनी है, x की जगह पे क्या रख दो, 15 रख दो, 15 रख दिया। 36 एकम 36, 15 छक्का 90 प्लस 36, आंसर आ जाएगा 126। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा फलन 0 से π/2 में ह्रासमान होता है? ह्रासमान मतलब अगर किसी फंक्शन का हम अवकलज करें और उस इंटरवल पे उसका मान माइनस में आ जाए तो फंक्शन माइनस में तो ह्रासमान हो जाता है। पॉजिटिव होने पर क्या होता है? पॉजिटिव होने पे वर्धमान होगा। तो cos x जो फलन है, देखो फंक्शन x हमारे पास क्या है, cos x ले लो, इसका एक बार अवकलज कर देते हैं f'(x), क्या होता है, माइनस के sin x होता है। और आप जानते हो 0 से π/2 के बीच में sin x का तो प्लस में है लेकिन सामने लगा है नेगेटिव, तो इस अंतराल में इस फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, माइनस में। और माइनस पे होने का मतलब क्या है कि cos x हमारा क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। समाकलन करना है। सो देखिए cos स्क्वायर x को अगर हम तोड़ के लिखें तो क्या होता है बच्चों, ये होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 dx। ये होता है, इंटीग्रेशन कर दोगे 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, बट्टे में 2 ऑलरेडी है, x का गुणज 2 है वो यहाँ लग जाएगा, प्लस c। तो आंसर आ जाएगा x बट्टे में 2 sin 2x, 2 दूनी 4 प्लस c। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं अलग अलग बट्टे भी ले लूँगा साथ में, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा, 1/cos स्क्वायर, और ये है 1/sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन है तो 1/cos ऊपर जाके क्या हो जाता है sec स्क्वायर, और साइन ऊपर जाके क्या होता है cosec। ठीक, इंटीग्रेशन फॉर्मूला बन गया, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है, और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cot x प्लस c। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले मामले में आ जाओ, इसका इंटीग्रेशन बताना है। देखो एक्स स्क्वायर का अवकलज यहाँ मिल रहा है आपको, तो मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर को आपने टी मान लिया, अवकलज करोगे 2x dx बराबर ये हो जाएगा dt। तो x और dx की जगह पर हो जाएगा dt/2। x dx की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, dt/2। ठीक, और शेक एक्स स्क्वायर को हमने टी माना है, ठीक है, 1/2 बाहर, शेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग शेक टी प्लस कॉस टी हो जाएगा, लॉग शेक एक्स प्लस टेन एक्स है ना, 10x एक्स की जगह पर टी प्लस सी। लास्ट में आपको क्या करना है, टी की जगह पे मान रख देना है, 1/2 लॉग शेक एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर प्लस सी। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। बट्टे में 2 यहाँ है, देखो बट्टे में 2 नहीं है ना, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर सही हो जाएगा। अगर यहाँ बट्टे में 2 होता तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, आई लेट के नियम लगाओगे, आई लेट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फिर एक्सपोनेंशियल है, एल्जेब्रिक को पहले मानना पड़ेगा, एल्जेब्रिक हमारा पहले होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद में, ये सेकंड हो जाएगा। इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, इसको आई मान लेंगे, तो इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा, पहला वैसे का वैसे, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉस एक्स माइनस का, ठीक है, माइनस पहले वाले का अवकलज एक्स का अवकलज 1, और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉस एक्स माइनस का।
पूरे का समाकलन। फिर ये हो गया माइनस के एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स। माइनस के एक्स कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट, लिमिट है 1 से √3। क्या करना है? अपर लिमिट रख देना है, x की जगह पर अपर लिमिट, और फिर आ जाएगा x की जगह पर लोअर लिमिट। फिर देखिए यहाँ पर कौन से एंगल पे √3 मिलता है? π/3 60 पे। कौन से एंगल पे 1 मिलता है? π/4 पे। लॉस ऑफ आ जाएगा 4 3 12, 4 पाई माइनस के 3 पाई। आंसर आ जाएगा π/12। कह रहे हैं देखो शेक एक्स अगर अंदर गुणा कर दोगे, यहाँ एक ही पावर एक्स है ना, तो देखो शेक एक्स से गुणा करोगे अंदर शेक एक्स प्लस tan x हो जाएगा। किसी फंक्शन को मानने पर अगर उसका आपको पूरा मिल जाता है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ ना, ऐसे ढंग से, यहाँ क्या है? शेक एक्स है, कम शेक एक्स, और इधर है शेक एक्स इंटू tan x। तो देखिए ये हमारा फंक्शन है और ये इस फंक्शन का क्या पूरा अवकलज है। ऐसे फंक्शन अगर e की पावर x गुणे में है f प्लस एफ डैश एक्स से होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ई एक्स एफ एक्स। एफ एक्स क्या है यहाँ पर? शेक एक्स। तो ये फॉर्मूला थ्योरम से हो गया, ई एक्स e की पावर x इंटू शेक एक्स सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, कॉट एक्स साइन का कॉट, देखो कॉट में कॉट एक्स क्या होता है? कॉस एक्स बट्टे में साइन एक्स। साइन एक्स को मानने पे ऊपर मिल रहा है लॉग साइन एक्स होता है। लॉग साइन एक्स बट्टे में 6 तो गुणे में आ जाएगा। देखो जो भी एक्स का गुणज होता है ना वो बट्टे में आ जाता है। लॉग साइन एक्स सूत्र हुआ और एक्स का जो गुणज है वो बट्टे में आ जाता है समाकलन में। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं इसका समाकलन क्या होगा? फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दोगे, आई लेट। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है। सो पहला वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलज दूसरे का समाकलन। फिर ये आ जाएगा e की पावर x का समाकलन e की पावर x से होता है। e की पावर x ओवरनिस्ट आ जाएगा, x माइनस 1 बचेगा, e की पावर x माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट इसका तो सूत्र है डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मूला हेड। ठीक है, कह रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर 4x। वाई स्क्वायर बराबर 4x कहाँ है? x की तरफ ये ग्राफ जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, कह रहे हैं y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3। y अक्ष का मतलब वो यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर 3 तक। तो लिमिट हमारी क्या है? 0 से 3 y में ले रहे हैं, फॉर्मूला लगेगा x dy। ठीक है, और x का मान यहां से क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर बट्टे में 4, वाई स्क्वायर बट्टे में 4, और यहाँ हमारा dy है, 1/4 इधर आ गया। ठीक है, अंदर हो गया 0 से 3 वाई स्क्वायर dy। इंटीग्रेशन कर दोगे y की घात 3 बट्टे में 3 और गुणे में यहाँ क्या है? 4। लिमिट 0 से 3, 4 3 12, अपर लिमिट y की जगह पर अपर लिमिट माइनस y की जगह पर लोअर लिमिट। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/12 और 3 3 होती है 27, गुणे में काटो 3 चौके 12, 3 9 27, आंसर आ जाएगा 9/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट अवकल समीकरण में बताना है कि घात क्या है। देखो अवकल समीकरण में घात कभी भी dy/dx किसी के एंगल में घुस जाता है ना, तो घात नहीं आएगी, घात परिभाषित नहीं होती है, तो घात परिभाषित नहीं है पहले वाले का। और कभी भी रेडिकल्स टोटल की पावर में 1/2 1/5 ऐसा हो तो भी उसको हटाना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम घात देखते हैं। अगर इसमें कोटि बोलता तो कोटि था कि अधिकतम 2 बार अवकल जो है, तो अगर इसमें कोटि पूछता तो कोटि कितना था हमारा? 2। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा कोटि क्या है, तो अधिकतम कितनी बार अवकल जो है? 2 बार, तो कोटि हमारा 2 है। निम्नलिखित अवकल समीकरण किस समीकरण का एक हल y बराबर x है? y बराबर x कौन सा समीकरण संतुष्ट कर रहा है वो हमें देखना है। ठीक है,
तो y बराबर x दे रखा है, एक बार आप प्लस करोगे dy बट्टा dx हमें 1 मिलेगा, और d2 बाई बट्टा dx स्क्वायर करोगे 1 का प्लस 0 हो जाएगा। अब देखो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। देखो d2 बाई बट्टा dx स्क्वायर क्या है हमारा 0 है, एक्स स्क्वायर dy बट्टा dx हमारा क्या है 1 है, x और y की जगह पर क्या है हमारा x है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का घटा ये 0 दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हल है। ऑप्शन नंबर ये जो सी है वो संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये इसका हल है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा अवकल समीकरण का हल है? तो देखो भाई, हमारे पास क्या y बराबर है c1 e की पावर x c2 e की पावर माइनस x, एक बार अवकलज करोगे dy बट्टा dx, तो c1 e की पावर x का अवकलज e की पावर x और c2 e की पावर माइनस x का प्लस e की पावर माइनस x गुणे में माइनस के 1 लग जाएगा x का गुणज, यानी कि यह c1 e की पावर x c2 e की पावर माइनस x, दोबारा सब क्रॉस करोगे d2y ओवर dx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c1 e की पावर x का e की पावर x, और ये नेगेटिव फिर से आ जाएगा, ये हो जाएगा c2 e की पावर माइनस x। ठीक है, ये चीज हो गई। हाँ, इसको अगर हम जोड़ेंगे इससे ये तो कट जाएगा, लेकिन ये ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। अवकल सही किया ना हमने? हाँ सही तो किया है। अब एक एक करके ऑप्शन चेक करके देखो, अगर इसको और y को जोड़ेंगे, देखो इसको और y को जोड़ो तो ये प्लस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो ये हल होकर 0 नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगर इसमें से घटा दे, इसमें से अगर ये घटा दो, क्योंकि सेम टू सेम कट के 0 दे देगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं इसका समाकलन गुणक क्या है, तो पहले देखो इसको cos x जो भी dy बट्टा dx का गुणे में होता है उसको पहले हटाना होता है। cos x से क्या कर दो, भाग दोगे दोनों तरफ, dy बट्टा dx हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा साइन के बट्टे में cos आएगा तो क्या हो जाएगा tan x इंटू वाई, और एक के बट्टे में cos, तो ये रैखिक अवकल समीकरण है जो कि होता है dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के रूप में होता है। हमारा जो p है वो कितना है, वो हमारा tan x है, p हमारा tan x है। समाकलन गुणक निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p dx, e की पावर में p का मान है tan x dx, tan x का समाकलन किया होता है log sec x। ठीक है, e की पावर log x ओनली x होता है, तो यहां से क्या आ जाएगा sec x। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोटि बतानी है, कोटि कितनी बार अधिकतम अवकलज है 3 बार, तो कोटि हमारी 3 हो जाएगी। अगर बोलते घात बताओ तो जहां से कोटि चेक करते हैं वहीं से घात देखते हैं, कुछ नहीं है, घात अगर पूछते तो घात एक होता। ठीक है, जैसे ये वाला अवकल समीकरण है, समीकरण की घात पूछिए आपसे, तो देखो यहां पर देखो ये अंडर रूट है ना, सबसे पहले इस अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये सब प्रश्न आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। जहां से कोटि चेक करते हैं वहीं से देखते हैं, दोनों तरफ वर्क कर दोगे, इधर भी वर्क करेंगे, इधर जब वर्क करेंगे ये हट जाएगा अंडर रूट, और ये पावर में 2 लग जाएगा, इसकी घात में कितनी आ गई 2 आ गई। जहां से कोटि चेक करते हैं ना वहीं से घात देखते हैं, घात में कितनी है 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। नेक्स्ट ये वाला है, जैसे इसकी कोटि कितनी होगी, कोटि देखो अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है 2 बार, तो कोटि हमारी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसकी कोटि कितनी होगी, अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है 2 बार, तो कोटि हो जाएगी 2। अवकल समीकरण देख के पता लग रहा है कैसा होगा, x की घात 1 y की घात 1 x की घात 1 y की घात 1, सबकी घात समान है, तो यानी कि ये एक समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण घात हमारा 0 है। यहाँ घात 1 भी लिख रखा है, घात 1 कभी नहीं होती है, हालांकि मैंने बताया कि 1 है, तो 1 नहीं हो, समघाती में घात 0 ही होता है। ये बस चेक करने का तरीका है कि सबकी घात 1 है, यानी कि समघाती है, सबकी घात समान होनी चाहिए, और जबकि सबकी घात समान होगा तो घात 0 बोला जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं
ये जो सदिश है और ये जो सदिश है परस्पर लंब है। अगर एक सदिश दूसरे पर लंब होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर ए सदिश बी पर लंब है तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर लैम्डा आई प्लस 4j प्लस 3k लंब है ना, तो डॉट प्रोडक्ट 4i प्लस के 2j माइनस के 4k किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो लैम्डा चौके 4 लैम्डा, 4 दूनी 8 और 3 चौके 12, ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से घटाओगे 4 लैम्डा, बचेगा माइनस के 4, माइनस के 4 प्लस के 4 हो जाए, 4 एक कम 4, लैम्डा का मान आ जाएगा 1। फिर यहाँ आ जाओ, देखो ये आपका है, आपको पता है कक्षा पढ़ा है छोटी कक्षा में, आई जे के है ना। तो यहाँ देखिए ये आई डॉट है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है। फिर यहाँ जे है, आई क्रॉस के उल्टा हो जाएगा माइनस के जे, ठीक है, इधर आगे ना उल्टा साइड में माइनस के जे। फिर है के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। देखो आई डॉट आई 1, ये माइनस लग जाएगा, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1, कटा क्या बचा, सिर्फ 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया है, बीच का कोण निकालना है। दो सदिशों के बीच का कोण का सूत्र क्या होता है, अगर ये सदिश ए है और ये सदिश बी है तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है ए डॉट बी सारणिक ए इंटू सारणिक बी। इस सूत्र से आपको आपका कोण मिल जाता है। देखो ये ए क्रॉस बी है और ये बी क्रॉस ए के बीच में कोण पूछा है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसके बीच का कोण कितना होगा, 180 होगा, उल्टा है पूरा। क्या यदि सदिश ए और बी के कोण है, क्वेश्चन ये गलत है ना, इसका स्किप करो, प्रायिकता पे आ जाते हैं। देखो अगर पी ए 1/2 है, पी बी 0 है, पी ए अपॉन बी का मान क्या होगा। देखो पी ए अपॉन बी क्या होता है, सिंपल सी बात है, पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा पी बी होता है। पी बी बट्टे में 0 है और बट्टे में 0 हो और ऊपर कुछ भी हो तो ये क्या होता है, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है ये। हमें दे रखा है ए और बी दो घटनाएं ऐसी हैं कि पी ए अपॉन बी पी बी पी अपॉन ए के बराबर है, पी ए अपॉन बी किसके बराबर है, पी बी अपॉन ए के बराबर है। तो आप इसका सूत्र जान दें, ए अपॉन बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में पी बी, और ये होगा पी बी इंटरसेक्शन ए बट्टे में नीचे ए है ना, ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, बात एक ही होती है। तिरछे गुणा करेंगे पी ए एक कम पी ए और ये हो जाएगा पी बी एक कम पी बी, तो क्या होगा, पी ए पी बी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें।